ऑल राइट, तो आज बेटा आपकी ऑसिलेशंस का लेक्चर 5th है एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम सिंपल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल सिंपल सिस्टम्स है, ये मुश्किल नहीं है। दो मेजर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। फर्स्ट इज योर स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, तो ऐसा कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी आप लोगों को। एक तो हमें स्प्रिंग मास सिस्टम को देखना है थोड़ा बहुत, और दूसरा सिस्टम जो हम स्टडी करेंगे वो है आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, काफी बुक्स में आप देखोगे टॉर्शनल पेंडुलम ये वाली चीजें भी होती हैं, बट वो आपके नीट के सिलेबस के हिसाब से जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ये वाले जो दोनों टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। एडिशनली आज हम जो हमने कल की क्लास में एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो क्विकली जो हमने कल की क्लास में किया था एनर्जी के रिलेटेड उसको रिवाइज करवा देती हूँ। तो यही देखा था बेटा हमने कि पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, क्योंकि जो वर्क डन आ रहा था हमारा वो हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा था। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है, तो वहां से हमने इसको हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा था, और के को आप एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी केम आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ये हाफ एम वी स्क्वायर होती है। फिर एसएचएम में जो एक्स और वी की इक्वेशंस हमें ऑलरेडी पता है, उन इक्वेशंस को जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था हमारे पास यू और के की एक वैल्यू आ गई थी। ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा यू की वैल्यू थी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी। और काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू थी? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, दिस वाज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने देखा था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों को ऐड करने पे आ जाती है हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी है टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। इज दिस ओके गाइस? दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव स्टडीड बिफोर, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, सो लेट्स मूव ऑन। ऑल राइट, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, तो ये आपका एनर्जी के बेस पे ही आया था डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है एक पार्टिकल की, आपको बोल रखा है कि ये जो पार्टिकल है ये कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछा क्या है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की क्या वैल्यू रहेगी। सो कैन यू गाइस टेल मी कि क्या होगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे बेटा इसका एक्सप्रेशन? आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होगी और टोटल एनर्जी की कितनी होगी। मैम पहले पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मूले से उसको निकाल हाँ सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से कैसे निकालेंगे बेटा? चलो सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ये चीज देखोगे इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कैन यू गाइस टेल मी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के ए हाफ क्यों आएगी बेटा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जब 1 होएगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना, तो के नॉट हो जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। यस मैम। ठीक है, अब बेटा हमने पिछली क्लास में एक बहुत जरूरी चीज पढ़ी थी कि एसएचएम के केस में क्या होता है, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इटसेल्फ, राइट। वी कैन सी दैट फ्रॉम हियर एज वेल, ये जो हमने चीज पढ़ी थी। आप यहां से देखो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले सकता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर ही तो ले सकता है, तब आपकी जो साइन की टर्म है वो 1 हो जाएगी। अब साइन की टर्म 1 होगी तो कॉस की टर्म 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, है ना। और अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जब भी कोई चीज मैक्सिमम हो रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज द सेम एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कैन यू गाइस सी दैट? मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू एंड इट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, मैम
है ना, ये चीज देख पा रहे हो बेटा, इसको इमेजिन कर पा रहे हो? पढ़ा था ना हमने कल की क्लास में कि जब आपका x 0 होता है तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही तो हो गई। और जब आपका x का वैल्यू मैक्सिमम है, वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है उस केस में, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से आ जाती है। तो यहाँ पर भी तो आप ये चीज बोल सकते हो, और फाइनली आंसर में आप क्या बोल सकते हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी k नॉट के बराबर हो जाएगी, एंड टोटल एनर्जी भी जो है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू k नॉट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेरी गुड, एज भावना सेड, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इज इट ओके गाइस? सुहाना, नितिका, मीनू, श्रेषी, बाकी बच्चों को समझ में आया? सचिन? यस मैम। यस मैम। यस, यस मैम। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन SHM रीस्टोरिंग फोर्स इज F इज इक्वल्स टू माइनस KX। ठीक है, ये तो आपको पता है कि SHM में रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे ही दी जाती है, where K is the force constant, X is the displacement and A is the amplitude of motion। तो आपको बताना है कि टोटल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है। यस मैम। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? टोटल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है, आपको ये चीज बतानी है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का ना मैं आपको एक एक्सप्रेशन और बता देती हूँ जो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। हम लोगों ने देखा था कि U की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, है ना बेटा? यस मैम। और हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखी थी हाफ mv स्क्वायर। तो बेटा v के लिए ना हमने एक वैल्यू लिखी थी पहले, आप लोगों को याद होगा, मैंने एक एक्सप्रेशन बताया था कि v को आप कैसे लिख सकते हो? You can write V as omega under root of a square minus x square. We saw this. ये याद है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जब वो अजीब सी डेरिवेशन करवाई थी मैंने, तब हमने ये किया था। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? हाफ k स्क्वायर नहीं आएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगी, है ना बेटा? ठीक है, ठीक है भावना, ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आया? तो यहां से टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही है एक्सप्रेशन कि टोटल एनर्जी जो आपके पास आती है वो आ जाती है आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, है ना बेटा? अब एक और चीज जो आप लोगों को पता है, वो क्या पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो हमने k की वैल्यू क्या लिखी थी? ओमेगा स्क्वायर m के बराबर लिखी थी। सो ये m ओमेगा स्क्वायर इज k। तो यहां से मैं एनर्जी को फाइनली क्या लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ k a स्क्वायर के बराबर। यस, है ना बेटा? तो मतलब ये जो कांस्टेंट है आपका, जो फोर्स कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा है, और a आपका एम्पलीट्यूड है, उस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ भावना, सही बोल रहे हो बेटा, आपने टोटल एनर्जी सही बताई थी। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो यस सही मैम। ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नीट के पेपर में या फिर CBSE के पेपर में, तो कर लोगे। यहाँ पर ये वाली चीज देख लेना कि काइनेटिक एनर्जी को ना कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, तो ऐसे क्यों लिखते हैं आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चले। यस मैम। चलो, वेरी गुड। ये आपका अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बच्चों के पेपर आने वाले हैं, तो पेपर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने जरूरी है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके नीट के लेवल के हिसाब से भी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी नीट के हिसाब से अच्छे से करके जाओगे, तब भी आपका नीट का पेपर अच्छा होगा। फिजिक्स के लिए बता रही हूँ। तभी मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर जितना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वाला पार्ट है, वो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स डिलीटेड है वो भी आपके इंक्लूडेड रहते हैं आपके सिलेबस में वैसे, बट एनसीईआरटी के अंदर जितनी सारी चीजें वो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। A particle is vibrating in simple harmonic motion with an amplitude of 4 सेंटीमीटर। तो आपको एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज गिवन टू यू एज 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला है
at what displacement from the equilibrium position is its energy half potential and half kinetic. मतलब अब एक बच्चे ने मेरे से कल की क्लास में सवाल पूछा था कि मैम क्या ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो? तो जब वो दोनों इक्वल होंगे तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी वो आधी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और आधी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना बेटा? तभी आएगा यस मैम। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने क्या पढ़ रखी है? काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ रखी है इट इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या पड़ी थी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो अब हमने देखा था कि टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आती है, जो टोटल एनर्जी आ जाती है इट कम्स आउट टू बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर हमारे पास टोटल एनर्जी आती है, एंड दिस इज इक्वल्स टू ke प्लस p। तो एक तरीके से आपको निकालना क्या है कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू फाइंड आउट। तो ये निकाल सकते हैं, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज टू फाइंड हियर, एक्स की पोजीशन एट विच लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको एक्स की पोजीशन निकालनी है बच्चों एट विच जो टोटल एनर्जी है उस पोजीशन पे, दैट इज हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब टोटल एनर्जी जो है दैट इज हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल। सो दिस विल ओनली हैपन इफ दीज टू आर इक्वल, है ना। तो मतलब आपको ऐसी पोजीशन निकालनी है जहां पे ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। इज दिस ओके गाइस? अब निकाल लोगे ये चीज, ठीक है बेटा। ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा अगर के और पी को इक्वल करते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू p, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यस मैम, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? बिल्कुल सही बोल रहे हो भावना बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a अपॉन रूट टू, है ना। अब a की वैल्यू आपको गिवन है 4, तो 4 अपॉन रूट टू अगर आप करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। इज दिस ओके गाइस? ये समझ में Yes. आया क्वेश्चन? ठीक है। सो Yes, डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए करवा रही हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा, आपके पेपर भी आने वाले हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन सेट, ठीक है। गुड जॉब भावना, सही बोल रहे हो बेटा। ऑलराइट, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा एंड ए रिस्पेक्टिवली। आपको एक सिंपल पेंडुलम का केस गिवन है, उसके केस में आपको एम्पलीट्यूड बोला है ए के बराबर है, द एम्पलीट्यूड इज ए, एंड आपको बोला है कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा मार्क कर दिया। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा एंड ए at displacement x from the mean position if kinetic energy is t and potential energy is b, तो kinetic और potential energy का रेशियो बताओ। इससे सिंपल क्वेश्चन बेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी टी इसने बोली है क्योंकि तो मैं टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी v से रिप्रेजेंट करनी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को डिवाइड तो कर ही सकते हो, ये तो Yes. अपने आप ही कर लोगे। मैम टी अपॉन वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर सब कुछ कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके के सवाल दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, और बच्चे बोलते हैं कि मैम एनसीईआरटी ना हमसे सॉल्व नहीं हो रही। तो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो समझ लेना कि चैप्टर समझ में नहीं आया है, फॉर्मूला समझ में नहीं आए हैं, तो वो चैप्टर फिर से पढ़ो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाने चाहिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ओके गाइस, आगे चलूं? फॉर्मूलाज याद रखने के लिए कोई ट्रिक नहीं है? बेटा फॉर्मूला याद रखने के लिए ट्रिक खाली ये है कि एक आप ना मेरे से फॉर्मूला शीट मांगते हो वो तो मैं आप लोगों को दे दूंगी, उससे बेटर है कि एक ब्लैंक पेपर लो या फिर एक कॉपी का पेज लो, अपना मिड पेज निकालते हैं ना, जो भी चैप्टर है आपका, सपोज ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस के अंदर तो ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं,
जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो एक पेज पे 10 के 10 फॉर्मूला आ जाएंगे, वो पूरी एक फॉर्मूला शीट बना के अपने पास रखो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, चाहे नीट के, चाहे जेई के, चाहे किसी भी चीज के, उसको आपने उठाया फॉर्मूला शीट को, उसके अपने साइड में रखा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और जितनी बार उस फॉर्मूला शीट को आप लोग देखोगे वो आपके दिमाग में छप जाएगी। तो ये फॉर्मूला शीट खुद को बनानी पड़ेगी, अच्छी ऑर्गेनाइज बनानी पड़ेगी। मेरे को याद है कि जब मैं अपने बनाती थी फॉर्मूला शीट तो मैं ऐसे अलग अलग कलर्स की बनाती थी, क्योंकि उसको ना तुम इतने डिसेंसी से इतने अच्छे से बनाते हो कि देखने का मन करता है। तो थोड़ी सी मेहनत इस चीज में करो, फॉर्मूला शीट बनाओ अपना, एक जैसे अब पेपर आने वाले अपना एक अच्छा स्केड्यूल बनाओ, ठीक है, 20 दिन रह गए हैं पेपर को, तो ये सारी चीजें करो, अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी। ऑल राइट एवरीवन, और अभी तो 12th की पूरी क्लास बची है, ये सारा शेड्यूल बनाने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला काम आपको अभी से कर लेना चाहिए, वरना 12th की क्लास में 12th का सिलेबस पढ़ते ही 11th का सारा भूल जाओगे बेटा। ठीक है, तो चलो अब अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अब हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में समझना है। सो दिस इज जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट सिस्टम, जिसमें कुछ खास है नहीं, जो भी हमने अभी तक एसएचएम का पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी। तो आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता ही है कि स्प्रिंग के केस में जैसे आपके पास एक मास है, ठीक है, ये स्प्रिंग है आपका, दिस इज स्प्रिंग एस इन दिस केस। अगर आप इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स से खींचते हो तो यहाँ पे आपकी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है ना। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है ये इस तरीके से डेवलप होती है कि इट इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है उसके ऑपोजिट हो रही है। और टेंड क्या होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स कोशिश करती है कि मेरा जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट में, जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसमें वापसी आ जाए, है ना बेटा। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की हम क्या वैल्यू लिखते हैं, याद है बच्चों को? एफ की क्या वैल्यू लिखते हैं बेटा? minus kx So वेरी displacement. गुड, वेरी गुड, माइनस के एक्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये जो के होता है आपका, दिस इज नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में ये जो आपका के है ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, अलग अलग स्प्रिंग्स अलग अलग तरीके से स्ट्रेच होते हैं, अलग अलग स्प्रिंग की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो जो भी आपकी स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी है के की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। अगर आपका जो स्प्रिंग है वो स्टिफ है, स्टिफ मतलब उसको आप खींच रहे हो पर वो खींच पा नहीं रहा, तो स्टिफ स्प्रिंग के केस में के की वैल्यू आपकी बड़ी होती है, के इज लार्ज। और अगर आपका जो स्प्रिंग है वो बहुत सॉफ्ट सा है, ठीक है, इट इज अ वेरी सॉफ्ट स्प्रिंग, तो बेटा इस केस में आपकी जो के की वैल्यू होती है वो छोटी होती है, के की वैल्यू इज स्मॉल। इज दिस ओके गाइस? yes ma'am ठीक है बेटा, इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि आपकी जो एक्सेलरेशन होती है, मतलब ये तो हमने देखा ही था पहले भी, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है माइनस के अपॉन एम एक्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे आपका ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो आप के को लिख सकते हो एज ओमेगा स्क्वायर एम के बराबर। तो फोर्स को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, फोर्स को आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इज दिस ओके गाइस? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? सिंपल है ये भी, Yes, ma'am. yes ma'am ठीक है। तो यही होता है बेटा, इतना ही स्प्रिंग के बारे में आप लोगों को पता करना है, कुछ खास नहीं समझना, बाकी सारी चीजें हम समझ चुके हैं। हमने ये भी समझ लिया था कि जैसे आपका स्प्रिंग होता है तो जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जब यहाँ पे पहुंचता है तो क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है, इस पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, तो वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये जो पूरी ऑसिलेशन वाली साइकिल है ये हमने एसएचएम के अंदर समझ ली थी, स्प्रिंग के केस में हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे से आप ये भी देख सकते हो कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, चलो आगे वाली स्लाइड पे बताती हूँ। इतना तो हमने समझ लिया कि फोर्स इज माइनस के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और ओमेगा आपका अंडर रूट के बाय एम होता है। अब आप लोगों को पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग का, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड को आप स्प्रिंग के केस में कैसे लिखते हो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम, नहीं सॉरी 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है, इज दैट ओके गाइस? है ना, ओमेगा से Yes, डिवाइड ma'am. कराए। ठीक है, ये भी सिंपल है। तो वही है, अगर आपके पास कोई लाइट सा स्प्रिंग हो, लाइट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपका जो स्प्रिंग इटसेल्फ है, स्प्रिंग इज लाइट का मतलब क्या होता है, दैट मास ऑफ, जो स्प्रिंग का मास है, मास ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का मास इटसेल्फ इज नेग्लिजिबल। तो इस केस में आपके पास जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है जो हमने निकाला है वही आता है, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ, इट कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय क्यू। अगर दूसरी सिचुएशन है कि आपके स्प्रिंग का कुछ डेफिनेट मास है, आई एम सेइंग दैट द मास ऑफ द स्प्रिंग इज एम एस, ठीक है, तो उस केस में आपका
एक टर्म ms/3 वाली ऐड हो जाती है यहाँ पर, ऑलराइट, और दिस इज नोन एज द न्यू टाइम पीरियड। तो आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इसकी डेरिवेशन हम लोगों को नहीं करनी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, वो हम नहीं घुसेंगे उसके अंदर। आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको डेफिनेट मास गिवन है स्प्रिंग का, तो इस केस में आपका ms/3 का जो फैक्टर है वो मास ऑफ स्प्रिंग बाय 3 का फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा अलोंग विद द लूप। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सिस्टम पे आओ, ये आपको अच्छे से समझना है बेटा, ये आपको ना बहुत सारी बुक्स में अच्छे से मिलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको समझेंगे। आप अपने स्प्रिंग्स को सीरीज में या पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज की। ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपने अपना जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसे लगाया है, ये आपकी ऐसे दीवार है जो भी है जहां से आपने स्प्रिंग को हैंग कर रखा है, एक आपका स्प्रिंग आ गया, एक आपका दूसरा स्प्रिंग आ गया, और यहाँ पे आपने मास लगा दिया। तो यही तो होता है ना बेटा सीरीज। दिस इज व्हाट Yes. इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। लेट मी से दैट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग इज K1, इसका K2 है। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो तो आपको पता ही है, mg फोर्स एक्ट कर रही है इस केस में, है ना बेटा। तो स्प्रिंग इन सीरीज ये होता है कि स्प्रिंग इन सीरीज का मतलब क्या है कि एक एंड जो रहेगा वो स्प्रिंग का कनेक्टेड रहेगा। आप ऐसे भी बना सकते हो स्प्रिंग इन सीरीज, वो भी सेम चीज है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये ऐसे समझा रही हूँ ताकि आप बच्चों को समझ में आए। ठीक है, तो स्प्रिंग इन सीरीज का क्या मतलब है कि स्प्रिंग का जो एक एंड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अब इस केस में हमें देखना है कि इसको आप इक्विवेलेंट, जैसे हम रेजिस्टेंस के केस में आप लोगों ने 9th में 10th में पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे ना, तो वैसे ही आप यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो। ऑलराइट, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं, मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों नेग्लिजिबल है, दोनों के दोनों आपके स्प्रिंग नेग्लिजिबल हैं। तो हो क्या रहा है, जो ये नीचे वाला स्प्रिंग है, ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट द बॉटम स्प्रिंग। तो जो आपका बॉटम स्प्रिंग है वो क्या कर रहा है, बॉटम स्प्रिंग के ऊपर आपने ये मास लगा रखा है, और ये मास इस बॉटम स्प्रिंग पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है वो नीचे स्ट्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, लेट मी से दैट द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग इज x1। ठीक है, इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन x1 है, इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन जो है वो x2 के बराबर है जब आप मास हैंग कर रहे हो। नहीं सॉरी, x2 और x1 करते हैं क्योंकि k2 और k1 है ना। सो लेट मी से दैट दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज x1। तो मैं यहां से अब तो x2 और x1 की वैल्यू तो निकाल सकती हूँ। ये जो फोर्स होगी, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, k2 x2, है ना बेटा, k2 x2 के बराबर होनी चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस मस्ट बी, दिस इंप्लाइज व्हाट कि x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, फोर्स अपॉन k2, है ना, फोर्स, क्योंकि ये mg वाली फोर्स लग रही है यहाँ पर। यही चीज मैं टॉप स्प्रिंग के लिए भी निकाल सकती हूँ, यही सेम चीज हम जो टॉप पे स्प्रिंग है उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो टॉप वाले स्प्रिंग के लिए भी, अब ये जो नीचे वाला स्प्रिंग है इसका मास भी तो एक्ट करेगा टॉप वाले स्प्रिंग पे, बट क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो स्प्रिंग्स हैं इनके अंदर मास नहीं है, तो यहाँ पर भी मैं फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली इतनी ही लिख सकती हूँ, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू k1 x1, विच मीन्स कि अब जो x1 एक्सटेंशन हो रही है दैट विल बी इक्वल टू f अपॉन k2, f अपॉन k1। इज दैट ओके? Yes, बेटा, ma'am. तो अब यहां से मैं नेट वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, नेट आपकी एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, नेट एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, मतलब दोनों स्प्रिंग की मिलाकर। तो अगर मैं यहाँ पर जो मेरा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बन रहा है उसकी वैल्यू लिख दूं 1 अपॉन k, तो मेरे पास आ जाएगा f बाय k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, सॉरी f अपॉन k1 प्लस f अपॉन k2, है ना। ये जो f अपॉन k है ये मेरी x को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, और f अपॉन k1 और f अपॉन k2 आर x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा यहां से आपके पास वैल्यू आ गई है, यहाँ से आपके पास जो इक्विवेलेंट रहती है उसकी वैल्यू आ गई है, 1 अपॉन k की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अगर आपके पास मोर देन वन स्प्रिंग्स है तब भी आप उनको फर्दर ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हो कि ये वाला जो है फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पैरेलल रेजिस्टेंस, बट स्प्रिंग के केस में ये आपका सीरीज में लगता है। सो दिस इज योर, एक तरीके से इसको आप कह सकते हो आपका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है ये उसकी वैल्यू है। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
पक्का? मैम ये सीरीज के केस में ही होगा ना? हाँ, ये सीरीज के केस में एक्सप्रेशन लगेगा। अगर यहाँ पे आपने 2 से ज्यादा स्प्रिंग भी लगा दिया तब भी सीरीज के केस में ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड है। ऑल राइट, यस मैम। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं जब आपका ये जो सिस्टम है दैट इज इन पैरेलल। ठीक है, अभी हमने सीरीज देखा, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस। अभी हमने देखा सीरीज में, अब हम देखते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल। पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हो, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा उसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हाँ, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है? वो 2 पाई अंडर रूट k/m करके टाइम पीरियड निकल जाएगा। खाली इक्विवेलेंट पता होना चाहिए ना आपको k की वैल्यू, बाकी सारी चीजें निकल जाती हैं। तो बेटा स्प्रिंग्स इन पैरेलल जैसे हमने पहले जो डायग्राम बनाया था उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब स्प्रिंग इन पैरेलल का मतलब है कि कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंग को अटैच कर रखा है। एक स्प्रिंग ये आ गया, दूसरा स्प्रिंग ये आ गया, और दोनों से आपने एक मास को अटैच कर रखा है। ऑल राइट, ठीक है Yes. बेटा। तो अब इस केस में ना आपकी एक्सटेंशन ऐड नहीं होगी, इस केस में आपकी जो दोनों में फोर्सेस लग रही हैं वो ऐड होगी। आपकी नेट फोर्स जो लग रही है वो आपको पता है कि mg के बराबर लग रही है। तो अब आपको देखना है कि इस स्प्रिंग की वजह से कितनी फोर्स लग रही है और इस स्प्रिंग की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता चल जाएगी तो आप निकाल पाओगे कि व्हाट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। लेट मी से दैट दिस इज F1 F2। लेट मी से दैट यहाँ पर आपका K1 है, यहाँ पर आपका K2 है। तो F1 और F2 की वैल्यू तो बहुत प्यार से आप निकाल सकते हो, क्या होगी बताओ? बताओ। ये जो दोनों के दोनों स्प्रिंग्स हैं अब ये सेम अमाउंट से स्ट्रेच होंगे। द टू इंडिविजुअल स्प्रिंग्स, दोनों के दोनों जो स्प्रिंग हैं, द टू इंडिविजुअल स्प्रिंग्स stretch by the same amount, stretch by the same amount x। बट यहां पर अब फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी क्योंकि k की वैल्यू अलग है ना। ठीक है, वेरी गुड। इस केस में अब आप फोर्स को कैसे लिख सकते हो? रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में डेवलप होती है, अगर हम नीचे की डायरेक्शन में फोर्स मान के चल रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी K1x के बराबर, और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी K2x के बराबर। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब ये जो Yes, आपका ma'am. कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन supports a load, supports a load such that जो आपका नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg। तो बेटा यहां से तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ना कि ये F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल्स टू mg, एंड दिस mg इज ऑल्सो इक्वल्स टू kx, एक तरीके से जो भी आपकी नेट इन्वॉल्वमेंट आती है ना। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल्स टू f। इसका मतलब यही है कि जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग में kx की वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, k1x प्लस k2x। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां से ये x x x तीनों कट जाएंगे। और बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप जो वैल्यू लिखते हो दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख लो इसको कि सीरीज के केस में, रेजिस्टेंस के केस में जो आपके पास वैल्यू आती है वो पैरेलल में है यहाँ पर, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास पैरेलल के केस में आती है वो इधर सीरीज में। ठीक है, गुड जॉब भावना। बेटा समझ में आया कि पैरेलल में अगर सिस्टम गिवन है या सीरीज में सिस्टम गिवन है तो उसकी आप नेट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है, आगे चले। Yes, ma'am. ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी हैं आप लोगों के लिए। तो बेटा सिंपल पेंडुलम के केस में ना आप डायग्राम पे पहले फोकस करो। ये आपका मीन पोजीशन है। ठीक है, ये जो ओ वाली लाइन यहाँ पर बनी हुई है, डॉटेड लाइन जो है, ये आपकी मीन पोजीशन के बराबर बनी हुई है। ठीक है, दिस इज योर मीन पोजीशन। अब हो क्या रहा है, आप पेंडुलम को एक एंगल पे ले जाते हो जहां से आप उसको छोड़ते हो। तो आपको पता है कि ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू L, और इस पे जो फोर्स लग रही है वो खाली mg की वजह से लग रही है। तो एक आपकी हो गई mg cos थीटा, एक हो गई आपकी mg sin थीटा। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. तो mg cos थीटा तो कुछ नहीं कर रही, बट ये जो mg sin थीटा फोर्स है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग दिस पेंडुलम बैक टू द मीन पोजीशन। तो हम इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रही है वो निकालेंगे। और टॉर्क कैसे निकालते हो? जो फोर्स लग रही है मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय L आ जाएगी आपकी टॉर्क। तो वही तो यहाँ पे हमने लिखा है -mgl sin थीटा।
है ना। टॉर्क की वैल्यू हमने कितनी लिख दी, माइनस एम जी एल साइन थीटा, क्योंकि एम जी साइन थीटा फोर्स लग रही है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट एंड दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जहां से रोटेशन हो रही है आपकी, वो वाले पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू एल। तो टाउ की वैल्यू आ गई माइनस एम जी एल साइन थीटा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। एडिशनली अब यहाँ पे देखो, आपका जो टाउ है वो सीधा थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो ये आपका पेंडुलम वाला केस है ना, वो हर बार एसएचएम नहीं होता। इट इज ओनली एसएचएम इफ द एंगल ऑफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर आपका थीटा का जो वैल्यू है वो काफी छोटा रहेगा, तब आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो होता है साइन थीटा को थीटा से आप रिप्लेस कर सकते हो, और आपका जो सिस्टम है वो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। अगर थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी है तब आपका एसएचएम नहीं माना जाता, ठीक है। तो यही चीज बोलते हैं कि अगर छोटी सी आपकी डिस्प्लेसमेंट ली है, बहुत थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस किया है पेंडुलम को, साइन थीटा की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू थीटा, और यहां से अब आप टॉर्क को लिख सकते हो एम जी एल थीटा के बराबर। इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो कहां से आया, ये आई ओमेगा स्क्वायर थीटा वाला, वो समझो। आप लोगों को पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है इस केस में, उसको मैं ये टॉर्क अपॉन मास के केस में लिखती हूँ ना, सो दैट इज रिटन एज टॉर्क अपॉन आई, है ना। इसको हम टॉर्क अपॉन आई के टर्म्स में लिख देते हैं। तो अगर आपके टॉर्क को मैं कुछ के प्राइम आई के टर्म्स में लिख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के टर्म्स में, जैसे हमने पहले लिखा था। बस यहाँ पर जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हो जाती है, जो भी आपका नया कांस्टेंट आया, इसको हमने पिछली क्लास में देखा था, टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, के प्राइम डिवाइडेड बाय आई। वहां पे हमारे पास मास था, यहाँ पे हमारे पास के प्राइम डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा। ऑल राइट, आपको पता है कि अब टॉर्क जो होता है दैट इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आई, तो इसलिए यहाँ पर मैंने टॉर्क को लिख दिया है माइनस एम जी एल थीटा, एंड आई हैव आल्सो रिटन इट इक्वल एज माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के अपॉन आई। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब यहां से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका आता है। यहां से आप देख सकते हो कि थीटा और थीटा तो कट जाएगा टॉर्क में, बचेगा एम जी एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मास से मास वाली चीज भी आपकी कट जाती है, एम से एम आपका कट जाता है, जो ये एम वाली चीज है। आपके पास सिंपली बचता क्या है, दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ठीक है। आपके पास सिंपली यही चीज बचती है, दैट ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन जो आपको पेंडुलम वाले केस में ऐसे पास या फेल करवाएगा, अगर आपको ये याद होगा तो, कि दैट ओमेगा की वैल्यू इज अंडर रूट जी बाई एल, और टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। बेटा आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अगर आप आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट इन करने के बाद आपके पास एम एल स्क्वायर वैल्यू आती है। अगर आपके पास इस तरीके से सिस्टम है ना, तो यहाँ पे आपके पास एम एल स्क्वायर वैल्यू आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम एल स्क्वायर आपके पास वैल्यू आती है, और जब आप इसको प्लग इन करोगे आपके पास ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। इज दिस ओके गाइस? इतना ही पढ़ना है हमें इन सिस्टम्स में। जो बच्चे जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ऐसे कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम भी पढ़ते हैं, बट हमारे कोर्स में वो वाली चीज नहीं है, उस पर हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है बेटा। चलूं आगे, थोड़े से क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे फिर इस चैप्टर के, बढ़िया बढ़िया, Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. तो अब ये जो स्प्रिंग और पेंडुलम वाला केस हम लोगों ने पढ़ा, उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखो, ये आपका नीट 2021 का क्वेश्चन है, अभी 2021 के पेपर में ही आया था, अच्छा क्वेश्चन है। A spring is stretched by 5 centimeter by a force of 10 newtons, ठीक है। आपको फोर्स भी गिवन है कितनी लग रही है, और आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है स्प्रिंग के अंदर। The time period of oscillations when a mass of 2 kg is suspended by it is what? ठीक है बेटा। तो आपको चीजें क्या क्या गिवन है, गिवन चीजें नोट डाउन कर लेते हैं, ऐसे गिवन और टू फाइंड के तरीके से करेंगे। गिवन है आपको फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, आपको बोल रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है एक्स की वैल्यू हुई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.05 मीटर, ठीक है बेटा। और आपको मास की वैल्यू भी गिवन है, एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 kg के बराबर। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ यू टू फाइंड, इट इज बीइंग आस्क्ड कि आप बताओ कि टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी अगर बाकी सारी चीजें आपको गिवन है। तो बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालोगे, हाउ शुड आई प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, आप बच्चे ही बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन के साथ, क्या करें,
क्या किया जाए बेटा इस क्वेश्चन के साथ? सोचो। मैम 2 पाई अपॉन ओमेगा वाला लगा सकते हैं? 2 पाई अपॉन, हाँ तो बताओ ओमेगा कैसे निकालोगे? चलो टी को हम लगा देते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? अब ओमेगा की वैल्यू थोड़ी पता है। सही पहुंच रहे हो बेटा। ओमेगा को अगर हम यहाँ पे पुट इन करते हो तो हमारे पास ये आ जाता है ना, √m/k। तो m मुझे पता है, k की वैल्यू निकालनी है। ये चीज समझो कि एक्सप्रेशन में हमें k की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सही। भावना ने बोला कि k की वैल्यू हम f = kx पुट करके निकाल सकते हैं ना। निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं? k की वैल्यू Yes, ma'am. fx पुट करके Yes, निकाल सकते ma'am. हो ना, f = kx। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि f = kx होता है आपका। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ना जो नेगेटिव वाला साइन है उसके पीछे ज्यादा रिजिड मत हो जाना सब बच्चे। नेगेटिव साइन खाली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, तो ज्यादा ये नहीं बोलना कि मैम नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव होता है आपने पॉजिटिव लिख दिया, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे आपको बोला है कि स्प्रिंग में कितनी फोर्स हमने लगाई है, वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स होती है, तो दोनों ये फोर्सेस भी ऑपोजिट रहती है। सो दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू, आपको 10 न्यूटन फोर्स गिवन है, मस्ट बी इक्वल्स टू k × 0.05। तो इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू है 10/0.05, मतलब 1000/5। तो k की कितनी वैल्यू हो गई? 200 Nm/m। ठीक है, k की वैल्यू आ गई सब बच्चों की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब k की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो बाकी काम तो इजी है। अब तो टाइम पीरियड डायरेक्टली निकालो, ये तो पूरा ही सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई √m/k, मतलब 2 पाई √2/200। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई √1/100। तो ये 1/100 का रूट लोगे तो 10 बाहर आ जाएगा ना, तो t है 2 पाई/10। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा, 2 पाई कितना होता है आपका? पाई होता है 3.14, तो 2 पाई होता है आपका 6.28 डिवाइडेड बाई 10। आ गया टाइम पीरियड? टाइम Yes, पीरियड आ ma'am. गया। इस तरीके में देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, 0.628 सेकेंड आपका आंसर आ गया। नहीं बेटा, ए ऑप्शन नहीं है सही, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ए ऑप्शन में एक 0 और एक्स्ट्रा है। ठीक है भावना? सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज 0.628 सेकेंड्स। इज दिस क्वेश्चन ओके? ये समझ में आया सब बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलूं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अभी आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये भी आपका नीट में ही आया था, इसमें थोड़ा सा आपका जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है ना उसका भी यूज हो रहा है। तो इसको मैं क्वेश्चन को दिखाती हूँ। A mass falls from height h and its time of fall t is recorded in terms of time period of a simple pendulum. तो बेसिकली हुआ क्या कि आपका एक मास है जो किसी एक पर्टिकुलर हाइट से गिर रहा है, और उसका जो टाइम ऑफ फॉल है कि कितने टाइम तक वो पार्टिकल आपका गिरा, कितना टाइम उसको लगा, उसको इन्होंने कैसे रिकॉर्ड किया है? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के हिसाब से उन्होंने इसको निकाला है। तो इन्होंने देखा कि जो भी आपका ये टाइम ऑफ फॉल आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2t। ठीक है, 2 बार आप जब सिंपल पेंडुलम को 2 बार ऑसिलेट करने देते हो, उसका टाइम पीरियड नोट करते हैं हम, हमें टाइम पीरियड पता है, तो 2t के इक्वल आ रहा है कि उस पार्टिकल को, उस मास को फॉल करने में हाइट h से इतना टाइम लगा। अब आपने क्या किया कि ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये आपका अभी अर्थ पे हो रहा था, फिर आपने ये पूरा का पूरा सेटअप दूसरी जगह पे, दूसरे प्लैनेट पे आप ले गए, जिसका मास जो है दैट इज हाफ ऑफ अर्थ, रेडियस आपका सेम है। तो आपको बताना है कि अब कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका टी प्राइम टाइम पीरियड आएगा पेंडुलम का, और आपके पास जो छोटा टी प्राइम है विच इज द टाइम ऑफ फॉल, उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन चलो लिख लिख के एक्सप्लेन करते हैं। गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है अर्थ। ठीक है, आपको गिवन है अर्थ। अर्थ पे क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल आपका हाइट h से फॉल कर रहा है, इट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट इज इक्वल टू h। कितना टाइम लग रहा है उसको फॉल करने में? टाइम ऑफ फॉल आपको गिवन है, टाइम ऑफ फॉल इज गिवन टू यू एज t। अब आपको बोला है कि ये जो टाइम है, एक आपने पेंडुलम ले लिया जिसका टाइम पीरियड भी आपको गिवन है, टाइम पीरियड भी आपको गिवन है t के बराबर, और आपको ये बोला गया है कि ये जो t आपने टाइम ऑफ फॉल, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के टर्म्स में मेजर किया,
इट केम आउट टू बी इक्वल टू 2t। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है? अभी समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. अब आप दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गए, तो दूसरे प्लैनेट में आपको ये चीज गिवन है कि जो इस दूसरे प्लैनेट का मास है दैट इज हाफ ऑफ अर्थ, ठीक है? तो जो मास है इसका दैट इज हाफ ऑफ मास ऑफ अर्थ, और रेडियस इसका सेम है, ठीक है? रेडियस इज द सेम इन दिस केस। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आपको बोल रखा है कि अगर मेरा टाइम ऑफ फॉल मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अब जो मेरा पार्टिकल उसी सेम हाइट से नीचे गिर रहा है उसका टाइम ऑफ फॉल मैं टी प्राइम से रिप्रेजेंट करती हूँ, और टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो टाइम पीरियड को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस केस में। तो आप लोग बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी प्राइम और टी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? अभी क्वेश्चन समझ में आया कि निकालना क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलूं? Yes, ma'am. ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, सबसे पहले आप ये देखो कि पेंडुलम के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पेंडुलम के केस में हमने पढ़ा था कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ जो भी आपकी लेंथ है l बाय जी। Yes, ma'am. और आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से g की वैल्यू पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है, g मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, है ना? आप चाहे अर्थ की बात करो चाहे किसी भी प्लेनेट की बात करो, यही तो होता है। Yes, ma'am. होता ही नहीं होता? Yes, ma'am. ठीक है, अब वो जो हाइट है हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पता है दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगर आप पार्टिकल को किसी हाइट से नीचे फेंक रहे हो तो हाइट तो h हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होती है, u इज इक्वल्स टू 0 रहता है अगर आप पार्टिकल को फेंक रहे हो। g की वैल्यू आपकी नीचे की साइड आती है, और कितना टाइम उसको लगा वो आपको t के बराबर गिवन है, ठीक है? तो ये जो आपकी हाइट है दैट विल डायरेक्टली बी इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, जहां पे t इज योर टाइम ऑफ फॉल, Yes, ma'am. राइट? तो हमें क्वेश्चन में ये भी चीज गिवन है कि t जो है दैट इज इक्वल्स टू 2t के बराबर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगी तो मैं हाइट की वैल्यू कितनी लिख सकती हूँ? हाइट की वैल्यू मैं कितनी लिख सकती हूँ? 2gt स्क्वायर, क्योंकि 4t स्क्वायर आ जाएगा ना ऊपर। इज दिस ओके गाइस? दिस इज फॉर अर्थ, ठीक है? आगे चलूं? Yes, ma'am. अब आ जाओ अपना जो प्लैनेट है उस पे। तो प्लैनेट के केस में क्या होगा, ये जी की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, पहले जो पुरानी जी की वैल्यू थी उसके रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपकी जो जी प्राइम की वैल्यू है वो कितनी आएगी? जी इंटू हाफ ऑफ मास ऑफ अर्थ, Yes, ma'am. है ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो सेम है। तो ये जो नई जी प्राइम की वैल्यू है इट इज ओरिजिनल जी का आधा। इज दिस ओके गाइस? है ना, ओरिजिनल जी का आधा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो नया टाइम पीरियड आएगा इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्राइम, मतलब 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी बाई 2, है ना? तो ये वाली जो चीज है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर ओरिजिनल टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l बाय जी। तो यहां से टाइम पीरियड की कुछ वैल्यू आई? टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ द ओरिजिनल टाइम पीरियड। इज दिस ओके गाइस? एक बार देखो अच्छे से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली डायरेक्टली आपकी जो नया टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू देखी है। जो नया टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2t के बराबर, है ना? जो पुराना टाइम पीरियड है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि जी की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, ठीक है? Yes, ma'am. अब यहाँ पर भी मैं फिर से ये s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकती हूँ, है ना? तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? अब जो आपकी हाइट रहेगी दैट हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो भी आपकी हाइट है हाफ नया जो आपके पास जी प्राइम का वैल्यू आया है और मल्टीप्लाइड बाय टी प्राइम का स्क्वायर। तो हाइट को मैं क्या लिख सकती हूँ? हाइट को अब मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? हाफ इंटू जो मेरे पास ओरिजिनल जी की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी प्राइम का स्क्वायर। यस? Yes, ma'am. तो यहां से मेरे पास टी प्राइम के स्क्वायर की कुछ वैल्यू आ जाएगी ना, कितनी आएगी? 4h बाई जी,
तो टी प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 2h/g। इज इट ओके? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब हमने पिछले एग्जाम्पल से h की एक वैल्यू निकाली है कि h की वैल्यू कितनी आ रही है? 2g² निकाली थी ना कि 2g² आ रही है h की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं वो Yes. वैल्यू पुट इन कर सकती हूँ ना। h की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 2g² के बराबर निकाली थी। So I can put in that value of h here. What will I obtain? That t prime is equals to under root of 2 into अंडर रूट में 2 नहीं आएगा ना बेटा, अंडर रूट में 4 आएगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं क्योंकि 4 है ना वहां पे हमारे पास। तो एक सेकेंड, मेरे पास आएगा फाइनली टी प्राइम जो है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2g² अपॉन g। तो g से ये g कट जाएगा, g से g कट गया, बाहर आ जाएगा मेरे पास 2√2t के बराबर ये मामला Yes, ma'am. आ जाएगा ना। तो बेटा टी प्राइम की वैल्यू आ गई 2√2t, और ये जो बड़े वाला कैपिटल टी प्राइम है इसकी वैल्यू है √2t। तो अब इन दोनों के बीच में भी रिलेशन एग्जिबिट हो जाएगा ना बेटा, Yes, ma'am. है ना। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट जो आपके पास ये टी प्राइम था दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू √2t के बराबर, √2t के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ मेरे पास आ जाएगा ना टी प्राइम अपॉन टी विल बी इक्वल टू व्हाट? 2। तो टी प्राइम की वैल्यू हो गई 2t के बराबर। सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो आज तक आपका नीट में आया है, क्योंकि इसमें आपके 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट कंबाइन हो रहे हैं। एक ये पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है यूज, एक आपका ग्रेविटेशन यूज हो रहा है, और एक आपका ये जो लॉ ऑफ मोशन वाली इक्वेशन है ये भी यूज हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आई विल से ऑफ नीट। इज दिस ओके गाइस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मजा आया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में? अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 पेज भी लगे हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस केस में है दैट टी प्राइम इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल प्राइम। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. ठीक है, आप लोगों के पास एक पेंडुलम है, और वो जो पेंडुलम है आपके पास वो एक हाई बिल्डिंग के ऊपर लगा रखा है और टू एंड फ्रो चल रहा है, एसएचएम हो रही है। The acceleration of the bob of the pendulum is 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at a distance of 5 मीटर from the mean position. तो आपको टाइम पीरियड बताना है। तो बेटा वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? Yes, ma'am. और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू आपको 5 मीटर के बराबर गिवन है। ठीक है, तो यहां से आपको बोला क्या है कि आप बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस। कैसे निकालोगे? हाउ विल यू गाइस फाइंड दिस? कैसे करोगे बेटा अगर नीट में ये क्वेश्चन आ गया तो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से बता रही हूँ, बताओ कैसे करोगे। एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालोगे? ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल सही भावना, ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, है ना। एक्सेलरेशन आपको पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, मतलब 20/5। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 रेडियंस पर सेकेंड, राइट? Yes, ma'am. तो अब तो पेंडुलम का निकल जाएगा ना। टाइम पीरियड आपको पता है कितना होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई/2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई सेकेंड्स। ठीक है बेटा, सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन बी। इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो ओके? ऐसा क्वेश्चन सिंपल था, पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, वो मैं मान रही हूँ, बट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. का Yes, ma'am.
ठीक है, अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन है फिर से 2017 का। इसमें आपके जो स्प्रिंग्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर, आपको 3 स्प्रिंग गिवन है, ठीक है। अब आपको उन तीनों के तीनों स्प्रिंग को आपने पहले सीरीज में कनेक्ट करा, फिर उन स्प्रिंग्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट करा, और उनका जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट आ रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, वो आपको बताना है कि उसका रेशियो कितना है। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन समझो। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1, 2 एंड 3। मतलब आपने एक, आपके पास बड़ा सा स्प्रिंग था, एक आपके पास स्प्रिंग था, आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जिसका लेंथ का रेशियो है आपका, जो भी, अगर आपके ये स्प्रिंग की टोटल लेंथ थी, सपोज ये जो स्प्रिंग था इसकी टोटल लेंथ थी आपके पास L, तो अब आपने इसको ऐसे डिवाइड किया है कि एक लेंथ है आपकी L/2 के बराबर, एक लेंथ है आपकी L/3 के बराबर, और एक है आपकी L/6 के बराबर, है ना। इसी तरीके से मेजर करते हैं ना बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लेंथ गिवन है L के बराबर, आपको बोला है कि आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और अब अगर आपके पास ये तीनों के तीनों हिस्से आ गए हैं, तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा उसकी, अगर हम तीनों के तीनों ये जो हिस्से हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और इन्हीं तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो दोनों के केस में फोर्स कांस्टेंट आ रहा है उसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो कर लेंगे ये क्वेश्चन। आपको ये पता चल गया कि तीनों को हमने इस लेंथ के रेशियो में डिवाइड किया है। अब एक चीज आप ये देख के चलो कि फोर्स इज इक्वल्स टू kx होता है ना। तो जो भी आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यस मैम। तो ये वाला जो हिस्सा है इसके केस में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k। इस वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, k2 की अगर मैं वैल्यू लिखूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k, और इस वाले का कितना हो जाएगा, k3 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k। यस और नो गाइस? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब तो निकल जाएगा। अब ये k1 k2 k3 की वैल्यू आ गई, अब दोनों को सीरीज में पुट कर दो और पैरेलल में पुट कर दो। अगर पैरेलल में पुट करूंगी तब तो सिंपल है ना, 6 + 3 + 2 आ जाएगा 11 k, और सीरीज में अगर आप पुट करते हो तो 1/k कितना आएगा आपके पास, 1/6k, जो भी k इक्विवेलेंट है, विल बी इक्वल्स टू 1/6k + 1/3k + 1/2k। तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है, मैम 1/k। 1/k आ जाएगी बेटा, है ना। नीचे यस अब आपका 6 आएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 + 2 + 3, तो 1/k वैल्यू आ जाएगी, तो निकल जाएगा दोनों का रेशियो, यस मैम। ठीक है। ये आपका सीरीज, आपको सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालना है, तो सीरीज इज टू पैरेलल का रेशियो क्या होगा, k सीरीज अपॉन k पैरेलल, 1/k इज द वैल्यू ऑफ सीरीज। तो सीरीज की जो k इक्विवेलेंट है वो तो डायरेक्टली आपके पास k के इक्वल आ गई, तो ये हो जाएगा 1/11। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस केस, राइट गाइस? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये भी आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बस ऐसे क्लास को टाटा बाय बाय कर देंगे, टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको, अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। तो यार वैसा ही स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसे स्प्रिंग गिवन है और उसके यहाँ पर आपने एक मास लगा दिया है, ठीक है, कुछ भी आपने मास लगा दिया, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल बोल रखा है। अब ये जो मास m है इसको थोड़ा सा नीचे पुल करके रिलीज कर दिया, सच दैट इट इज ऑसिलेटिंग विद द टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड्स, सच दैट इसका टाइम पीरियड जो है वो आपको 3 सेकंड्स गिवन है। अब अगर इस मास को आप 1 किलो से बढ़ा दो, आपने बोला है कि अगर इस मास को मैं 1 किलो से बढ़ा दूं तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 सेकंड्स के बराबर, ठीक है। तो अगर यही मेरे पास जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो मैंने मास है उसको मैंने 1 सेकंड से बढ़ा दिया, मतलब 1 किलो से बढ़ा दिया, m+1 हो गया और ये अब ऑसिलेट कर रहा है, तो इस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 सेकंड्स। आपसे बोला है कि जो ये m मास है इसकी वैल्यू बताओ। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि t की वैल्यू कितनी होती है,
2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के, राइट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो दोनों केसेस में सेम है, तो ये आपका के ही रहेगा। तो इन द फर्स्ट केस में क्या लिख सकती हूँ, टाइम पीरियड 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के लिख सकती हूँ। और सेकंड केस में क्या लिखूंगी, टाइम पीरियड 5 हो गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m प्लस 1 अपॉन के। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. तो इन दोनों को अब डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे, Yes, ma'am. है ना, निकल जाएगा बहुत सिंपली। कैसे निकालोगे, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, m अपॉन m प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3/5। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, लेट मी स्क्वायर इट। m अपॉन m प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब तो निकल ही जाएगा, अब तो निकल जाएगा m का वैल्यू। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो सब बच्चे ट्राई करो, m की वैल्यू निकल के आपके पास आ जाएगी 9/16। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, 9/16 kg इसका आंसर है सही, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑलराइट, इज दिस ओके, मजा आया है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज की क्लास में कवर, इतना ही आपका इस चैप्टर में हमें पढ़ना भी है। अगली क्लास में अब एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा फोर्स्ड और डैम्ड ऑसिलेशन का मैं आप लोगों को बताकर थोड़े से इस चैप्टर के क्वेश्चंस और करके फिर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ऑलराइट, तो इस वीक में आपका ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से वील ट्राई टू बिगिन विद वेव्स। इज दैट ओके गाइस?